सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोगों के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो सेकेंड पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 के सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम इस वीडियो में सभी अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो है सूक्ष्म शिक्षण एवं आधारभूत शिक्षण कौशल, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया गया है और इस चैप्टर में किस तरीके से सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत पहले प्रस्तावना कौशल होता है और उसके बाद पूर्व ज्ञान और इस तरीके से प्रश्न कौशल और श्यामपट्ट कौशल, ये सभी चीजें आपको पढ़नी होती हैं और प्रत्येक कौशल की जो अवधि होती है वो होती है 6 मिनट। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, तभी आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे। और सूक्ष्म शिक्षण दोस्तों इसलिए कराया जाता है ताकि जब आप लोग स्कूल में पढ़ाने जाएं तो उससे पहले आपको सभी शिक्षण कौशलों के बारे में पता रहे। जब आपको पता रहेगा तभी आप लेसन प्लान बना पाएंगे, यानी कि तभी आप पाठ योजना बना पाएंगे और तभी आप विषयों को अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले आपको उसका पाठ योजना बनाना रहता है, उसी पाठ योजना के अकॉर्डिंग ही आप क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से पढ़ाना होता है। तो सभी अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं और इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं, इससे पहले जितने हमने अतिलघुत्तरीय और बहुविकल्पी क्वेश्चन को कराया है, तो दोस्तों आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 से। यहाँ पर अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है या सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता किसे माना जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता दोस्तों किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो D.W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो केवल एलन पूछ लेता है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि अगर केवल एलन भी मिलता है तो भी राइट आंसर होगा वही। तो इस तरीके से D.W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा दीजिए। दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा क्या है? बी के पासी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण वह प्रशिक्षण तकनीकी है जिसमें छात्राध्यापकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा किसी एक संप्रत्यय को थोड़े से विद्यार्थियों को अल्प समय में विशिष्ट शिक्षण कौशलों का प्रयोग करके पढ़ाया जाए। दोस्तों, जो माइक्रो टीचिंग होती है वो आपके सेकेंड सेमेस्टर में होना चाहिए था, लेकिन चूंकि कोरोना महामारी थी जिसकी वजह से आप लोगों की क्लासेस नहीं चल पाई। क्लास में ही जो आपके प्रशिक्षु, जो आपके भाई बहन होते हैं आपकी क्लास में, जब आप प्रशिक्षण ले रहे हैं इस समय, तो उन्हीं लोग के सामने आपको 5 से 6 मिनट का, चाहे आप प्रस्तावना कौशल पर आप लोगों को वहां पर ब्लैक बोर्ड पर जा करके उसको लिखने होते हैं क्वेश्चंस को, और वही जो आपके सहपाठी होते हैं उनको आपको बच्चे समझना है। ठीक है, जैसे ये बच्चे हैं तो इन बच्चों को आपको, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो किसी ना किसी को खड़ा करेंगे क्लास में ही, और क्लास के पीछे से आपके जो ट्रेनर्स हैं, जो आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो आपके प्रशिक्षक हैं, जो आपके टीचर्स हैं, वो आपको गाइड करते हैं। वो आपकी कमियां क्या हैं, अच्छाइयां क्या हैं, आपने कैसे इस कौशल को पूरा किया, वो पीछे से देखते हैं बैठ करके और आप उसको अच्छे से पढ़ाते हैं उस प्रस्तावना कौशल को। तो इस तरीके से आपकी ट्रेनिंग के टाइम पर इस तरीके से आपको ट्रेन किया जाता है ताकि जब आप स्कूल में जाएंगे तो आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए। तो इस तरीके से सेकेंड सेमेस्टर में ये सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, शिक्षण कौशल की परिभाषा दीजिए। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेटर्स के अनुसार कौशल अध्यापन के वे विशिष्ट क्रियाकलाप हैं जिनके द्वारा छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। यानी कि जो शिक्षण कौशल है, जैसे कि प्रस्तावना कौशल हुआ, इसके बाद पूर्व ज्ञान, इसके बाद फिर प्रश्न कौशल, श्यामपट्ट कौशल, ये सभी क्या हैं? ये सभी कहीं ना कहीं आप बच्चों को अगर अच्छे से समझ लिए हैं आप और अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से बच्चों के व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा और बच्चे बहुत कुछ आपसे नया सीखेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 38 है, पाठ प्रस्तावना कौशल के प्रमुख अंतर्निहित तत्व बताइए। दोस्तों, पाठ प्रस्तावना कौशल के प्रमुख अंतर्निहित तत्व हैं अवधान केंद्रित करना, यानी कि बच्चों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करवाना। अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चा मन से भी और तन से भी, यानी कि उसका दिमाग भी वहां पर हो, उसका मन भी वहां पर हो और उसका पूरा फोकस ब्लैक बोर्ड की तरफ हो जहां पर आप पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा प्रेरित करना, जब आप बच्चों को प्रेरित करेंगे कि आखिर में पढ़ाई क्यों आप कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्यों पढ़ाई जरूरी है, क्यों ये चैप्टर आपको पढ़ना बहुत जरूरी है,
तो बच्चे चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। इसके अलावा संबंधों की संरचना व निर्माण, तो इन सभी चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना होता है पाठ प्रस्तावना कौशल में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, दृष्टांत कौशल से क्या अभिप्राय। दोस्तों, दृष्टांत कौशल किसी अमूर्त विचार, संप्रत्यय या प्रनियम को समझाने एवं उसका उपयोग करने के लिए शिक्षक द्वारा अपनाई गई वह कला अथवा तकनीकी है जिसके द्वारा उसे समुचित उदाहरणों का चयन करने, उसमें दृष्टांत रूप में प्रयोग करने एवं उसके द्वारा अपने छात्रों को उपयुक्त निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण तक पहुंचाने में पूरी सहायता मिलती है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपने दृष्टांत कौशल को देखा कि किस तरीके से किसी संप्रत्यय को बच्चों को समझाना होता है, और यहाँ पर शिक्षक द्वारा अपनाई गई यह एक कला है या फिर ये तकनीकी भी आप कह सकते हैं कि किस तरीके से वह उदाहरणों के द्वारा, इसके अलावा वो किस तरीके से बच्चों को पाठ को समझाते हैं, पढ़ाते हैं और बच्चों को एक निष्कर्ष के द्वारा किसी भी कहानी का सार बताते हैं, किसी दृष्टांत का सार बताते हैं। आखिर में बच्चे उससे क्या सीखें, ये भी आपको लास्ट में देखना होता है। तो इस तरीके से जो दृष्टांत होता है इसको आप एक कहानी की तरह ही समझ सकते हैं कि इससे भी बच्चों की जो मानसिक विकास है बच्चों का वो भी होता है, साथ ही साथ वो उनकी कल्पना शक्ति में भी वृद्धि होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, दृष्टांत कौशल का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य कौन-कौन सी बातें हैं, या ध्यान देने योग्य 2 बातें आप लिखिए। यहाँ पर ये कहा गया है, तो चलिए हम देखते हैं। दृष्टांत कौशल का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य 2 बातें हैं। दृष्टांत उदाहरण प्रस्तुत करते समय लोकोक्तियों या जनश्रुतियों की भाषा में यथासंभव कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आपको कोई लोकोक्ति आती है, कोई मुहावरा आता है, कोई जनश्रुति या फिर जो लोगों की सुनी सुनाई बातें होती हैं, उनको आपको यथासंभव बच्चों को देना है, उसमें आपको कुछ मतलब एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है। जैसा आपको पता है सेम वही चीज बच्चों को भी बताना है। इसके बाद दूसरा है, दृष्टांत कौशल का प्रयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। जब आपको लगे कि किसी दृष्टांत को बताने की आवश्यकता है बच्चों को, आपको तभी बताना है, वरना क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि समय की कमी होती है और 30 से 36 मिनट का जो पीरियड होता है वो बहुत ही जल्दी बीत जाता है। तो इसलिए आपको कम समय में अधिक बातें बच्चों को बतानी होती हैं और उसी में आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, छात्र सहभागिता कौशल का प्रयोग कैसे करते हैं। छात्र सहभागिता कौशल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से करते हैं, प्रश्न पूछकर। कहने का मतलब है कि बच्चों की सहभागिता, बच्चे कैसे क्लास में एकाग्रचित रहे, बच्चे कैसे मतलब वो एक्टिविटीज में शामिल हों जो टीचर पढ़ाएं, तो कैसे वो शामिल होंगे। आप लगातार बच्चों से प्रश्न पूछते रहिए, चित्र बनवाकर, मतलब बच्चों से कुछ ड्राइंग भी बनवाइए, रिक्त स्थान भरवाकर उनको फिल इन द ब्लैंक्स भी करवाइए। वाक्य अधूरे छोड़कर, वाक्यों को आप अधूरा छोड़ेंगे, आपने ब्लैक बोर्ड पर कोई कहानी लिख दी है, बच्चे निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ जरूर भरेंगे। तो ये भी कोशिश होनी चाहिए, वाक्य अधूरे छोड़कर वाक्यों को भी वो जरूर पूरा करेंगे। खेल, गीत, कविता, ये तो आपको 100% क्लास में करवाना ही करवाना है, बच्चे तभी इंटरेस्ट लेंगे। फ्लैश कार्ड के प्रयोग, फ्लैश कार्ड्स का भी प्रयोग जब आप करेंगे तो उससे भी बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से आप छात्र सहभागिता कौशल का प्रयोग क्लास में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय। कल की क्लास जितने भी प्रशिक्षुओं ने ली है उन्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पुनर्बलन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के बताती हूँ, फिर आपको बहुत ही जनरल भाषा में समझाऊंगी कि कैसे आपको लिखना है एग्जाम में। पुनर्बलन से तात्पर्य ऐसे उद्दीपनों से है जिसके प्रस्तुतिकरण या हटाने से क्रिया अनुक्रिया के होने की संभावना अधिक हो जाती है। स्किनर के विचार में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की प्रशंसा करना, उत्तर को स्वीकार करना या सिर हिलाने मात्र से ही बालक पुनर्बलित होता है। वास्तव में पुनर्बलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिक्रिया के तुरंत बाद किसी उद्दीपन को प्रस्तुत करने पर प्राणी की प्रतिक्रिया शक्ति बढ़ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर आप क्लास में कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो और उस चैप्टर से रिलेटेड जब आपने पूरा पढ़ा दिया और आपने कोई क्वेश्चन पूछा क्लास में, तो मान लीजिए कोई एक बच्चा खड़ा हुआ क्लास में। पहली बात तो बहुत सारे बच्चों, ऐसा नहीं है, एक चीज आप जान लीजिए, जब आप लोग भी छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाएं हैं तो आप लोग को ये समझना बहुत जरूरी है, जब भी आप क्लास में कोई चैप्टर पढ़ा चुके हैं या पढ़ाने के बाद आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप देखोगे कि बच्चा, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो तो कोई एक बच्चा होगा जो खड़ा होकर बताएगा। इसका ये मतलब नहीं कि और किसी भी बच्चे को उसका आंसर नहीं पता था। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शर्माते हैं, क्लास में नहीं खड़े होना चाहते हैं, या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको डर लगता है कहीं मेरा आंसर गलत ना हो जाए।
तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं क्लास में। तो अगर कोई बच्चा हिम्मत करके खड़ा हो गया है क्लास में और वो आपको अच्छे से बता रहा है उसका आंसर, तो आपका काम है कि उस बच्चे को आप प्रोत्साहित करिए, चाहे आप सर हिला करके, चाहे आप बहुत अच्छे बेटा, या उसके लिए आप ताली भी बजवा सकते हैं क्लास में सभी बच्चों से। तो इस तरीके से उस बच्चे का आपने क्या किया, प्रोत्साहन किया, उसको पुनर्बलन दिया आपने। क्या दिया? पुनर्बलन, यानी कि पुनः बल देना। और जब एक बार आपने उसे बल दिया, एक बार आपने उसे प्रोत्साहन दिया, तो जभी भी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आप देखेंगे कि वो बच्चा सबसे पहले आंसर देने के लिए तैयार रहेगा। तो इस तरीके से अगर कोई बच्चा खड़ा होकर के आंसर देता है तो आपका काम है कि आप उस बच्चे को प्रोत्साहित करिए, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा आंसर बता रहा है, तो कोई भी बच्चा है क्लास का, मैं सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी बच्चा आंसर दे आपको उसको प्रोत्साहित करना है। अगर दूसरा बच्चा भी आंसर दे तो दूसरे को भी आपको कहना है कि बहुत अच्छे, आपका भी आंसर अच्छा था। तो इस तरीके से आपको सभी बच्चों को प्रोत्साहित करते रहना है ताकि सभी बच्चे क्लास के अच्छे बने। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, शिक्षण के किन्हीं दो कौशलों का उल्लेख कीजिए। शिक्षण के दो कौशल हैं, दृष्टांत कौशल, पुनर्बलन कौशल, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, एलन तथा रायन ने कितने शिक्षण कौशलों की संख्या बताई? दोस्तों एलन तथा रायन ने शिक्षण कौशलों की संख्या 14 बताई है, और मैकडूगल ने भी मूल प्रवृत्तियों की संख्या और संवेगों की संख्या कितनी बताई है? 14 बताई है, तो आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, बी के पासी ने कितने शिक्षण कौशलों की सूची प्रस्तुत की? दोस्तों बी के पासी ने 13 शिक्षण कौशलों की सूची प्रस्तुत की, तो आप याद रखिएगा जब एग्जाम में एलन और रायन के द्वारा पूछेगा तो 14 शिक्षण कौशल हैं, और अगर बी के पासी के द्वारा पूछा जाएगा तो 13 शिक्षण कौशल हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के दो उद्देश्य लिखिए। दोस्तों उद्दीपन परिवर्तन कौशल के दो उद्देश्य क्या है? छात्रों में पाठ्य वस्तु के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति विकसित करना, छात्रों की इंद्रियों को विविधतापूर्ण ढंग से प्रयोग करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, श्यामपट्ट लेखन कौशल के दो उद्देश्य लिखिए। दोस्तों श्यामपट्ट लेखन कौशल के दो उद्देश्य क्या हैं? सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप डीएलएड की ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप आगे चल करके प्राइमरी के टीचर बनोगे, तो प्राइमरी टीचर आप बनोगे तो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को आपको पढ़ाना होगा। तो आपकी जो श्यामपट्ट की राइटिंग होगी वो सबसे पहले बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अगर नहीं अच्छी है तो आपको सुधारना है। क्यों सुधारना है? क्योंकि बच्चे जब आप स्पष्ट ब्लैक बोर्ड पर लिखे रहेंगे तभी बच्चे समझ पाएंगे और समझ करके नोट कर पाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पर श्यामपट्ट लेखन का उद्देश्य क्या होता है? कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रत्यय का स्पष्ट अवबोध। जो भी आपने चैप्टर पढ़ाया है उसका तभी कोई अर्थ निकलेगा जब आप उसके क्वेश्चन आंसर बच्चों से पूछोगे, बच्चे बताएंगे, फिर आप उसको लिखवाओगे, ठीक है? इसके बाद कक्षा में अवधान को जागृत करना और उसकी निरंतरता बनाए रखना। जब आप ब्लैक बोर्ड पर कोई चीज लिखते हो और बच्चे उतारते हैं तो बच्चों का सारा ध्यान ब्लैक बोर्ड पर अपनी कॉपी पर होता है, तो इस तरीके से बच्चों का जो कंसंट्रेशन है वो भी बना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, पुनर्बलन कौशल का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं? चलिए देखते हैं। पुनर्बलन कौशल का प्रयोग करते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी होती है जिनको आपको ध्यान रखना होता है। किसी भी बच्चे को जब आप पुनर्बलित करते हो, किसी बच्चे को आप प्रोत्साहित करते हो, पुनर्बलन का प्रयोग उचित समय एवं प्रकृति के अनुरूप करना चाहिए। बार बार प्रत्येक अनुक्रिया में पुनर्बलन का प्रयोग करने से उसका महत्व या प्रभाव नष्ट हो जाता है, ठीक है? बार बार आपको प्रयोग नहीं करना है कक्षा में, इस तरीके से आपको नहीं करना है। अगर आप बार बार प्रोत्साहित करोगे तो बच्चा उससे प्रोत्साहित नहीं होगा, तो ऐसा नहीं करना है आपको। एक निश्चित समय और निश्चित प्रकृति के अनुसार ही आपको उसका प्रयोग करना, उचित समय पर। इसके बाद यह ध्यान रखना चाहिए कि पुनर्बलन श्रेष्ठ या सही प्रतिक्रिया पर ही प्रदान किया जाना चाहिए। श्रेष्ठ या सही का मतलब है कि मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन को पूछा और आपने किसी पर्टिकुलर बच्चे को खड़ा किया और उस बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया, दूसरे को खड़ा किया, तीसरे को खड़ा किया। जिस बच्चे ने सबसे करेक्ट आंसर दिया उसको आप पुनर्बलन दे सकते हो, और बाकी सारे बच्चों को भी आप कह सकते हो कि आप सभी लोगों ने भी अच्छा प्रयास किया। तो इस तरीके से आप कहोगे तो किसी भी बच्चे को बुरा भी नहीं लगेगा और सारे बच्चे अच्छा महसूस करेंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और जब श्रेष्ठ प्रतिक्रिया रहे तभी आपको पुनर्बलन देना है, ये भी आपको याद रखना, जब बच्चा बिल्कुल सही आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 49 है, पुनर्बलन कौशल का क्या उद्देश्य है? दोस्तों पुनर्बलन का उद्देश्य आप सभी लोगों को पता है, कक्षा के अवधान की निरंतरता बनाए रखना, कक्षा में कंसंट्रेशन बनाए रखना। ऐसा बच्चों में होता है ना, किसी एक बच्चे ने आंसर दे दिया बिल्कुल सही और टीचर ने उसे प्रोत्साहित कर दिया, टीचर ने उसे
शाबाश बोल दिया, टीचर ने बोल दिया बहुत अच्छे, तो बाकी सारे बच्चों को लगता है कि हमको भी अब पुनर्वलित होना है। मतलब बाकी सारे बच्चों को भी लगता है कि सर हमको भी कहें कि हम अच्छे हैं, हमने आंसर बताया, तो और सारे बच्चे भी उस तब ध्यान से कक्षा में बैठते हैं और आपकी बातों को भी ध्यान से सुनते हैं। तो इस तरीके से उनका कंसंट्रेशन बना रहता है। छात्रों को और अधिक परिश्रम करने हेतु प्रोत्साहित करना, यानी कि बच्चे प्रोत्साहित भी होते हैं। सबसे बड़ी चीज पुनर्बलन कौशल का क्या उद्देश्य होता है, वो यही होता है कि आप बच्चों को और अधिक परिश्रम करने के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इस तरीके से जो पुनर्बलन कौशल होता है, इसका प्रयोग प्रत्येक टीचर को करना चाहिए और समय का और प्रकृति का ध्यान रखते हुए। तो इस तरीके से 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है ये। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। सभी बहुविकल्पीय, सभी अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज इसको लाइक करना और अपने सभी फ्रेंड्स को, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो आपके कॉलेज का, चाहे फेसबुक ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे कि इस वीडियो की जरूरत है, वहां पर प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक, हमारे भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंचे और अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमारे चैनल से जुड़ सके, सभी वीडियोस को देख सके। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको क्लिक कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, क्योंकि जितने कमेंट्स आपके आते हैं उतना ही प्रोत्साहन मिलता है कि आप लोगों के लिए और अच्छा करें और वीडियोस बनाएं हम लोग। तो प्लीज दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ऐसे ही लगातार आप लोग के लिए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, बस आप लोग कमेंट, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।